बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक याद रखिएगा, ये उसके पॉइंट्स हैं सिर्फ, और हमें इसकी जस्ट समरी चाहिए। गालिबन ये डिस्कस हो रहा था कल थोड़ा सा। ग्रोथ हार्मोन डिक्रीजेस कार्बोहाइड्रेट रिडक्शन, कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल ये कम कर देता है, ग्लूकोज का इस्तेमाल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कम होगा, और उसके मुकाबले में फैट्स को इस्तेमाल किया जाएगा, फैट यूज़ की जाएंगी, जबकि ग्लूकोज जो बॉडी में बाकी सिंथेटिक एक्शन हुए हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल जो है वो होना शुरू हो जाएगा। और इस लिहाज से ये एक अहम चीज़ है, ख़ास अहमियत की अहम चीज़ है, और इसका ताल्लुक डायबिटीज़ के साथ है। जहाँ तक मुझे याद है कल डायबिटीज़ को भी मैंने, जी बिल्कुल ये वाला पॉइंट याद आ गया, ये कल डिस्कस हो रहा था। टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ से सिमिलरिटीज़ में आपको मिलेगी। वो डायबिटीज़ जो ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस होने की वजह से होती है। लेकिन अब यहाँ पे फिर भी मसला है कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है वो किसी और लिहाज से अहमियत है। हमारे लिए वो मेडिकल अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसको ना सिर्फ समझना है बल्कि साथ उसका ट्रीटमेंट भी करना है। हमारा ट्रीटमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं है, और हमने सिर्फ जस्ट उसको डिग्री के लिए या नंबर हासिल करने के लिए स्टडी करना है। जी ऐसा ही है कि नहीं? आप लोगों का क्या कंसेप्ट है? नॉलेज भी होना चाहिए कि सिर्फ डिग्री होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? कोई जवाब नहीं आ रहा है। चलें, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है जी, नेसेसिटी ऑफ इंसुलिन एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर द ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ होने के लिए इंसुलिन का होना भी ज़रूरी है, और कार्बोहाइड्रेट का होना भी ज़रूरी है। अब ये इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है, हमें इसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हमें इसमें आगे कुछ नहीं करना है। ये सिर्फ रिक्वायरमेंट है, और ज़ाहिर है कि ये चीज़ें बॉडी में क्या करती हैं इनके बेसिक से आप पहले से वाकिफ हैं। इंसुलिन, चूँकि इसमें सिर्फ एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इंसुलिन जो है और जो के साथ साथ अमाइनो एसिड को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कराती है। सेल के अंदर वो जाएंगे तो प्रोटीन्स बनेंगी, और प्रोटीन बनेंगी तो ग्रोथ होगी। ये भी बहुत डिटेल से एक्शन। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट कार्टिलेज एंड बोन ग्रोथ। ये हार्मोन हम देख चुके, इससे पहले सेल डिवीजन का जिक्र हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस का जिक्र हो गया, बाकी चीज़ों का जिक्र हुआ। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली दो चीज़ें, ग्रोथ अगर हम अर्ली एज से शुरू करते हैं तो अडल्ट होने तक, बॉडी की हाइट मुकम्मल होने तक, बॉडी का वेट मुकम्मल होने तक, तकरीबन 18, 20, 22, 25 साल की उम्र तक बोन्स और कार्टिलेज की ग्रोथ बहुत खास है। अब उसमें क्या होगा, लफ्ज़ चेक कीजिएगा, लफ्ज़ शायद आपने याद रखा हो पढ़ के, कॉन्ड्रोसाइट के नाम से वाकिफ हैं कि नहीं? डू यू रिमेंबर व्हाट आर कॉन्ड्रोसाइट्स? एनीवन हु रिमेंबर्स? सेमेस्टर, इससे पहले सेमेस्टर्स में, पहले 4 बेसिक सेमेस्टर में लफ्ज़ आ चुका हुआ, बार-बार आ चुका हुआ, किसी को याद नहीं है कॉन्ड्रोसाइट्स? सर कार्टिलेज के सेल। वो सेल जो कार्टिलेज फॉर्म करते हैं, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल, ज़ाहिर है कार्टिलेज के अंदर ये सेल मौजूद होते हैं, कॉन्ड्रो कार्टिलेज को कहते हैं। जो चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं मुझे नहीं समझ आती, आप उनको याद क्यों नहीं रखते हैं? कॉन्ड्री एक्थिस सेमेस्टर 2 का टॉपिक था, कॉन्ड्री एक्थिस, कार्टिलेजिनस फिशेस। कॉन्ड्री फॉर कार्टिलेज लैटिन वर्ड है, और लैटिन आपको ऐसी आनी चाहिए जैसे कि शायद है। अगला नाम है ऑस्टियोजेनिक सेल्स, ये भी बड़ा मशहूर है, ऑस्टियन, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, सर बोन ऑस्टियोब्लास्ट। सेल्स। जो ये बोन सेल्स हैं, बोन्स और कार्टिलेज के सेल्स में प्रोटीन की डेपोजिशन और ज़ाहिर उसके ऊपर उनकी ग्रोथ का अमल हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स का मतलब माइटोसिस होता है, इन सेल में माइटोसिस ज़्यादा हो जाएगी, और एक स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग कॉन्ड्रोसाइट्स इनटू ऑस्टियोजेनिक सेल्स। याद रखिए, ये टॉपिक भी आपके सेमेस्टर 2 और 3 वगैरह में, 2, 3, 4 के अंदर मौजूद है, कि पहले कार्टिलेज बनती है, कार्टिलेज के बाद बोन बनती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, किसी को याद हो? ऐसी बोन्स क्या कहलाती हैं जो कार्टिलेज की जगह पे डेवलप होती हैं? एनीवन हु रिमेंबर्स दिस टॉपिक विदाउट गूगलिंग? नो आंसर फ्रॉम द क्लास। जब 5 सेकंड तक जवाब ना आए, 5-10 सेकंड, तो उसका मतलब है कि जवाब नहीं आता है। जवाब वो होता है जो सवाल के साथ ही आ जाता होता है। बहरहाल नोट कीजिए जी, ये होती है रिप्लेसमेंट बोन्स, पहले कार्टिलेज बनती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रिप्लेस हो जाती है, और ये पॉइंट यहाँ पे इसने दिया हुआ। बस हमारे लिए इतना ही बहुत काफ़ी है। आगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें उसकी इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि इतनी डिटेल में आप जाके जॉब लिख सकें। यहाँ पे जी, ये ग्रोथ हार्मोन स्ट्रांगली स्टिमुलेट्स ऑस्टियोब्लास्ट।
बोन्स के हवाले से। अब ऑस्टियोब्लास्ट जब बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होंगे तो ज़ाहिर वो सब कुछ होगा, उसमें माइटोसिस भी होगी, उसमें प्रोटीन डेफिशिएंट भी होगी, मिनरल डेफिशिएंट भी होगी, बोन्स बनेंगी और उसके नतीजे के तौर पर अच्छा, अब इसमें यहाँ पे जाके इसने कुछ ऐसी चीज़ का जिक्र कर दिया है जो डिजीज़ेस के हवाले से खासियत की है मिसाल के तौर पे jawbone can stimulate to grow even after adolescence, causing forward protein of the chin and lower teeth. ये एक फिक्रा है। इस फिक्रे का ताल्लुक डिजीज के साथ है। अगर एक अडल्ट बंदे को जिसकी हाइट पूरी हो चुकी हुई है, एज 25 से अबव हो चुकी हुई है, अगर उसको ये हार्मोन दे दिया जाए तो ये लोअर जॉ और जो लोअर जॉ में टीथ होते हैं उनकी डेवलपमेंट काज करके वो थोड़ी लंबी हो जाएगी और ये डिजीज का खास नाम भी है, इसका जिक्र कहीं आगे जाके आ जाएगा। ऐसे ही स्कल की बोन्स भी थिकनेस में मोटी हो जाएंगी और उसमें प्रोट्रूजन्स जो आंखों के ऊपर वाली साइड एजेस वहाँ पे प्रोटीन वो फैलने का अमल शुरू हो जाएगा। ये डिजीज कंडीशन है जिनको के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हाथ से खास में कहा है। जी अगला पॉइंट पीसी के हवाले से ग्रोथ हार्मोन exert much of its effect through intermediate substances called somatomedins, also called insulin like growth factors। अब ये दो लफ्ज हैं, ये उसका एक खास नाम है सोमेटोमेडिन के नाम से और उसका लफ्ज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये हार्मोन ग्रोथ हार्मोन मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ऐसे सब्सटेंसेस को स्टिमुलेट कर देता है जिनका नाम यहाँ भी ये दिया गया हुआ है, जो मुख्तलिफ जगहों पे जाके कार्टिलेज को, कॉन्ड्रोसाइट को, बोन्स को, उनकी सेल डिवीजन को और अदर फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ये बस इसी हद तक काफ़ी है मेरे ख्याल में। हमें बहुत आगे अगर जाएंगे तो फिर मसला फिर वो गड़बड़ होती जाएगी। ये यहाँ पे एक फिगर पहले देख लीजिए, वर्डिंग क्या जी। ग्रोथ हार्मोन लिवर और कुछ हद तक दूसरी टिश्यूज को ऐसे प्रोटीन जिनको सोमेटोमेडिन का नाम दिया जाता है, जिसका ऊपर नाम आ चुका है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स के नाम से IGFs, ये इनके जरिए ये सारा के सारा अपना इफेक्ट शो करता है और ज़ाहिर है कि वो सेल के मेटाबॉलिज्म को जाके इफेक्ट करेगा। इसमें एक नाम खास अहमियत का हामिल है IGF-1 के नाम से। चार जिनको आइसोलेट किया जा चुका है, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसका पूरा नाम है जी सोमेटोमेडिन सी, इसका पूरा नाम IGF-1 इसका पूरा नाम है, इसका मोलेकुलर वेट जो है वो तकरीबन 7,500 के इतना ही काफ़ी है, हमें से आगे जाने की जरूरत नहीं है हमें, ये तो बहुत डिटेल में चला गया आगे आ जाए। Short duration of action of growth hormone but prolonged action of stomatogen C। जो ग्रोथ हार्मोन है वो थोड़ी देर तक एक्टिव होता है, लेकिन जब ये एक्टिव हो जाए स्टोमेटिन सी जिसका जिक्र भी पूरा है, तो ये बहुत अरसे तक काम करता है। ये वजह कि ग्रोथ के रिस्पॉन्सेज जब चलते हैं तो फिर वो चलते ही रहते हैं, काफ़ी अरसे तक ग्रोथ होती रहती है। ये इसमें इसका एक्सपेरिमेंट्स भी दिए हुए हैं जिसकी गालिबन ऊपर ये इसी के रेफरेंस से देख लीजिएगा, ये बिल्कुल ऐसे ही है जी। वेरिएशन इन ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन थ्रू आउट द डे, दिन के वक्त, दिन रात के वक्त क्या होता है, वर्क कीजिएगा, लुक एट हियर। दोपहर 12 बजे के करीब जब बंदे आमतौर पर दिन के बंदे काम कर रहे होते हैं, जब वो काम करते हैं स्ट्रेनस एक्सरसाइज बंदा कर रहा है, डेली वर्क कर रहा है, कोई मजदूर है मजदूरी कर रहा है, किसान काश्तकारी कर रहा है, तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है। उसके बाद ये काम हो गया, रात के जब बंदा सो गया तब भी काफ़ी मिकदार में निकला। इसका मतलब है कि ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ग्रोथ के लिए। वो लोग जो अपनी हाइट ज़्यादा करना चाहते हैं, अगर वो सोच में हो, तो उनको एक्सरसाइज और स्लीप ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, प्लस फूड, प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट चाहिए होती है। बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मकदार में हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ग्रोथ के लिहाज से। पहले नोट कर लीजिए कि एक्सरसाइज और स्लीप ये दो रिक्वायरमेंट जो इस ग्राफ में नजर आ रही हैं, और ज़ाहिर फूड चाहिए होगी, ऐसे फूड्स में प्रोटीन प्लस वो चीज़ें रिक्वायर्ड जो होती है ग्रोथ के लिए वो मौजूद हों। नेक्स्ट हेडिंग है जी रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन। ये इससे पीछे थोड़ा सा जिक्र हो चुका हुआ, यहाँ इसको फुल फ्लैज बहुत डिटेल से दिया हुआ है, हमें इसको सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में लेके जाना है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हाइपोथैलेमस में से वो फैक्टर निकलता है जिसको हम रिलीजिंग हार्मोन और इंट्रो हार्मोन कहते हैं, जिनका जिक्र ऊपर टेबल में आ चुका हुआ, जो हमने बहुत पहले कर लिया था स्टार्ट के ऊपर तकरीबन। और ये जो है इफेक्ट कर रहा है आगे ग्रोथ हार्मोन के निकलने को। यहाँ पे इसने ये वो फैक्टर डिटेल के साथ दे दिए हैं। पहले ये फैक्टर्स आपको मालूम चाहिए। नंबर 1
स्टारवेशन, ये पूरी वर्डिंग पीछे देखनी पड़ेगी इसमें कहाँ से शो किया है जी। ग्रोथ हार्मोन क्रिएटेड इन ए पल्सेटाइल पैटर्न। अब इस लफ्ज़ से वाकिफ हैं आप, कम से कम ये ना कोई पूछ ले ये क्या होता है। पल्सेटाइल, पल्स का मतलब है जो चीज़ यकसा वक्फों से या रिदम्स के साथ हो रही है वो पल्सेटाइल है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जैसे कि हमने ऊपर देखा है कि दिन के वक्त एक्सरसाइज के साथ या रात को सोते वक्त ये हार्मोन ज़्यादा मितार में निकलता है। बहरहाल अब आगे जो डिटेल्स हैं उसकी तरफ आ जाइएगा। Several factors related to person's state of nutrition or stress are known to stimulate secretion। नंबर एक starvation और जो severe protein deficiency हो एक। नंबर दो हाइपोग्लाइसीमिया या लो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज बॉडी में हो जाए। चला गया हाइपोग्लाइसीमिया, और उसके बाद लो कंसंट्रेशन हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकोज के लिहाज से, और ये अल्टरनेट है दूसरा है लो, इसको सेपरेट रख देना चाहिए था। कंसंट्रेशन ऑफ फैटी एसिड, अगर बॉडी में फैटी एसिड कम हो जाए इन द ब्लड। अगला है जी एक्सरसाइज से, चौथा है एक्साइटमेंट से, नंबर ट्रॉमा चोट लगने से। ये वो सब फैक्टर्स हैं जो कि इस हार्मोन करने के लिए को ज़्यादा कर देंगे। इसके अलावा डीप स्लीप वर्डिंग है जी, इंक्रीजेज ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ डीप स्लीप। अगर आप समझते हैं डीप स्लीप क्या होती है, गहरी नींद में जब बंदा सो रहा होता है तो उस वक्त जो पहले 2 घंटे हैं गहरी नींद के, उसके अंदर भी ये ज़्यादा निकलता है। स्लीप के रेफरेंस से रैम REM, ये नाम अगर आपने पढ़े हुए हैं सुने हुए हैं तो इट शुड बी नोन टू यू व्हाट इज डीप स्लीप और रैम स्लीप और नॉन रैम स्लीप क्या होती है जी। आगे आ जाइए, यहाँ पे इसमें कंसंट्रेशन दी हुई है, ये MCQs के लिए है। 1.6 से लेकर 3 नैनोग्राम पर ml अडल्ट के अंदर, और चाइल्ड और एडोलेसेंट में 6 नैनोग्राम पर ml की। अब देखिए कि बचपन और उसमें बलगोत की जो टाइम है उसके ऊपर मिकदार ज़्यादा है, और ये बात का बढ़ के यहाँ तक चली जाती है अगर बॉडी में प्रोटीन्स कम हो चुके हैं। वेल इतना काफ़ी है हमारे लिए, ये वाला टॉपिक, आगे इसकी फर्दर डिटेल्स की जरूरत नहीं है। ये है जी टेबल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर जो हमने ऊपर पढ़े हैं वो सारे के सारे टेबल की शक्ल में यहाँ पे देखिए। ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज, ब्लड फ्री फैटी एसिड लेवल, स्टारवेशन और फास्टिंग, प्रोटीन डेफिशिएंसी, ट्रॉमा, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट, ये सारे हमने ऊपर पढ़े हैं। डीप स्टेज 2 एंड स्टेज 4 ग्रोथ हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन। इस तरफ आ जाए, वो हार्मोन, वो चीज़ें जो ग्रोथ हार्मोन्स को रोकते हैं, कम देते हैं, करते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर ज़्यादा हो जाए, एक इंक्रीज ब्लड फ्री फैटी एसिड, अगर ब्लड में फ्री फैटी एसिड ज़्यादा हो जाए, दो एजिंग, शुरू मारूफ पढ़ चुके हैं। ओबिसिटी, मोटापा, जब मोटापा हो जाए तो फिर भी ग्रोथ कम हो जाएगी। ग्रोथ हार्मोन्स, इनहिबिटरी हार्मोन जो कि हम सोमैटोस्टैटिन के नाम से ऑलरेडी हाइपोथैलेमस में पढ़ चुके हैं। ग्रोथ हार्मोन एक्सोजीनस, अगर बाहर से हार्मोन दे दिया जाए तब भी, और स्टोमेटोमेडियंस, हम इनको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या है और क्या करते हैं। ये सब की सब चीज़ें इसके एक्शन को कम कर देती हैं, रोक देती हैं। ये यहाँ पे एक ग्राफ है जी, इस ग्राफ को पे नजर मार लीजिए। ये टॉपिक बहुत लंबा होता जा रहा है, मैं इसको छोटा करना है जी। इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोटीन डेफिशिएंसी, अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो तो क्या होगा, कहाँ पे होगा, इसने आगे नहीं कुछ दिया हुआ। प्लाज्मा ग्रोथ हार्मोन जी, प्रोटीन, ये 4 फैक्टर्स हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी हो, क्वाशी और कोर, आप सबसे वाकिफ हैं कि नहीं? किसी को नाम याद है व्हाट इज क्वाशी और कोर? एनीवन हु रिमेंबर्स क्वाशी और कोर? मैंने रिमेंबर करके इस्तेमाल किया सर जी। सर ये ना उसके भूख की वजह से और नो फाकों की नो, वजह से कमजोरी हो जाती है। आपने नहीं सर इसमें मेरे ख्याल यहाँ तो पेट गर्दन मुड़ जाती नहीं है, बेटा, पेट बड़ा हो जो जाता है। तुक्के मत लगा करें आप, जो तुक्के लगाते हैं दे आर यूजलेस। मैं पहले कह चुका हूँ, साइंस तुक्कों से नहीं चलती है। न्यूट्रिशन की वजह से होती है ये। अक्सर शफीक ने एक जवाब दिया, लेकिन इसमें जो चीज़ क्लियर होनी चाहिए वो नहीं है। नोट कीजिएगा, दुनिया में गरीब मुल्कों में बच्चों और फीमेल के साथ, और बच्चों में खास तौर पर बहुत बड़ा सलूक होते हैं। बच्चों को प्रॉपर डाइट नहीं मिलती। प्रॉपर डाइट बैलेंस डाइट होती है, बैलेंस डाइट में प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिकदार में मौजूद होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बच्चों के लिए जो बात हो रही है। अब जब बच्चे को प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो उसको जो डिजीज होगी वो क्वाशियोर को कहलाएगी। ये सिर्फ बच्चों के लिए है, ये नहीं हो जी एक बंदा 70 किलो वजन है और आप कहें जी को प्रोटीन डेफिशिएंसी क्वाशियोर को हो गई है। चीज़ों को उसके बैकग्राउंड के साथ लेके चलते हैं, तुक्के नहीं मारते होते इसके ऊपर। और जी एक हो गया, सेकंड है जी कार्बोहाइड्रेट ट्रीटमेंट। 3 दिन ये उसकी वजाहत नहीं की है। प्रोटीन ट्रीटमेंट और प्रोटीन ट्रीटमेंट 3 days 25 days, ये नोट कीजिएगा। 3 दिन का मतलब है 3 दिन तक कोई फर्क नहीं पड़ता।
ज़्यादा दिन होगा तो फर्क पड़ेगा। प्रोटीन 3 दिन तक ये बच्चे को प्रोटीन की कमी थी, उसको प्रोटीन देना शुरू कर दी है तो हार्मोन कम हो गया है। 25 दिन हो गया तो हार्मोन काफ़ी कम हो गया। इसका मतलब है कि ये जो डाइट है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके कंट्रोल के रखने से। एक्सपेरिमेंट इस लिहाज से वैसे ये एग्जामिनेशन बॉडी उसी में हाल में इसकी भी इतनी अहमियत नहीं होगी। ये क्वेश्चन को जो मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पर दिया हुआ है। अगले पेज पे ये आप लोगों ने मैट्रिक लेवल पढ़ा हुआ है क्वेश्चन को। मुझे याद है मैंने सिर्फ आप लोगों की बुक एक बार देखी थी और मुझे याद है कि उसके अंदर क्वेश्चन को डिस्कस हुआ हुआ है। मैट्रिक की बुक की बात कर रहा हूँ मैं। और ये कम से कम जहाँ तक मेरा ख्याल है मुझे 10-12 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। नहीं, ज़्यादा हो गया। ये जब बुक्स आई थी जी 9th-10th की बुक फर्स्ट सन 2000, 2001, 2002 में वैसे ही बुक्स आई थी और 2001, 2002 में मैट्रिक की बुक्स आई थी। मैंने उस वक्त वो बुक देखी थी और मुझे याद है कि उसमें क्वेश्चन को मौजूद है मैट्रिक की बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि एफएससी में नहीं है ये प्रॉपर। हेडिंग है जी रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। जी यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक मुकम्मल हो चुका है जी। रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, growth hormone releasing hormone and somatostatin in the control of growth hormone secretions। ये secretions हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका कंट्रोल बहुत बड़े लेवल पे यानी फुल क्वेश्चन के तौर पे आने के कोई चांसेस मौजूद नहीं है। इसने इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ट्रीट किया हुआ है, बल्कि वेरी लॉन्ग क्वेश्चन ट्रीट किया हुआ है। और हम इसके बारे में जितना कुछ पढ़ चुके हैं मेरे हिसाब से वो उतना ही बहुत काफ़ी है। उसके अलावा अदर फैक्टर्स जो यहाँ पे इसने दिए हुए हैं ये भी हम अभी ऊपर पढ़ के हटेंगे कि कौन कौन चीज़ें इसके रिलीज को या इसके इनहिबिशन को कंट्रोल करते हैं। अब हम आगे अगले हिस्से की तरफ आ रहे हैं और ये तमाम टॉपिक जो अब हम पढ़ेंगे ये सब के सब शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आते हैं। तो इसमें से कई क्वेश्चन बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हैं। 90% चांसेस हैं कि ये एज शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन आपकी किस्मत है कि इसमें से कोई अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे ये आपकी हिम्मत है। बहन मेरी कोशिश होगी कि मैं हमारा पहला हेडिंग है जी यहाँ पे पैन हाइपो पिट्यूटरिज्म। पैन ऑल सारा कुछ सब कुछ। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड मजबूरी तौर पर काम करना बंद कर दे, बहुत कम मिकदार में एक्सक्रीशन पैदा करे तो ये डिजीज पैदा हो जाएगी। और ये इट मे बी कॉन्जेनिटल यानी बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होती अगर ऐसा कंडीशन हो, या अचानक भी हो सकता है या आहिस्ता आहिस्ता लाइफ के दौरान किसी वक्त ऐसा हो सकता है। बहरहाल इसकी अदर रीजंस में often resulting from a pituitary tumor that destroys the pituitary gland। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर बन जाए तो डिस्ट्रॉय कर दे तो ऐसा हो सकता है। अब चूंकि आगे बहुत सी कंडीशंस हैं, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि दे मे बी आस्क्ड एज ए शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन अगर कोई सरप्राइज एग्जामिनर इसको लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहे तो फिर आपकी हिम्मत होगी आप क्या करेंगे। बहरहाल मेरा काम इसको एक्सप्लेन करना है। आप डॉर्फिज्म के नाम से पहले से वाकिफ हैं, उन दोनों में बोना या बोने कहते हैं। अगर पैदाइश के टाइम पे ही जब बच्चा पैदा हुआ है उस वक्त से ही पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सक्रीशन कम कर रहा हो, हार्मोन ये वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं ग्रोथ हार्मोन कम पैदा कर रहा हो तो ये डिजीज पैदा हो जाएगी और ज़ाहिर ये कंजेनिटल है डॉर्फिज्म। ये याद रखिए कि वही नाम जो हम पढ़ चुके हैं इसने ब्रैकेट में उसका लिखा हुआ है, ज़ाहिर है कि उसकी रीजन ऑलरेडी बयान हो चुकी है डेफिशिएंसी चाइल्डहुड के अंदर। अच्छा, अब जब इस हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो ज़ाहिर है ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो सकेगी। अब यहाँ पे देखिएगा A child who has reached the age of 10 years may have the bodily development of a child aged 4 to 5। बच्चे की उम्र 10 साल हो गई लेकिन उसका जिस्म अभी इतना ही 4 या 5 साल का होता है। और ऐसा ही हो सकता है कि एक बंदा जिसकी उम्र 20 साल हो चुकी हुई है लेकिन उसकी बॉडी डेवलपमेंट 7 से 10 साल के बच्चे के बराबर तकरीबन होगी। ये है जी इसके इफेक्ट जो है, मेन इफेक्ट ज़्यादा हाइट कम है, वेट कम है, ओवरऑल लुक और हर चीज़ जो इंडिकेट करती है कि वो पर्सन हाईली डेवलप हो चुका होगा। और रीज़न ज़ाहिर है जब वो हार्मोन नहीं है। अच्छा, अब इसकी चूंकि बहुत सी रीज़न हो सकती है ऐसे होने की, इसमें से कुछ का जिक्र इसने किया हुआ है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से शुरू हो रहा है। इन वन टाइप ऑफ डॉर्फिज्म द अफ्रीकन पिगवी एंड द लेवी-लोरेन डॉर्फ, ये इसने 2 स्पेसिफिक एग्जांपल दी हैं। ये बीमारियां हैं, एक तो अफ्रीका के इलाके में है और दूसरी अदर जगहों पे। रेट ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन is normal or high, but there is hereditary inability to form somatomedin C, which is the key step for the promotion। अब ये 2 डिजीजेस जिनका नाम दिया गया है, यहाँ पे इसकी रीजन है जेनेटिक, जीन की खराबी की वजह से सोमेटो हार्मोन पैदा हो रहा है नॉर्मल तकरीबन, लेकिन
उसने आगे जिस तरीके से काम करना है, जिसका जिक्र ऊपर हो चुका हुआ, ये पैदा नहीं हो रहा, चनाच उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ग्रोथ नहीं होगी, बच्चा डेवलप कर जाएगा। और ज़ाहिर है कि जेनेटिक डिजीज का इलाज ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये सब्सटेंस दे दिया जाए तो ज़ाहिर है लिमिटेड हद तक उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। और जो ये जनरल है, अगर कोई और वजह है, जी ये फिक्रा यहाँ पे है जी, एक ऐसा पर्सन जिसमें कंडीशन जिसका जिक्र ऊपर हो चुका मौजूद है, वो प्यूबर्टी से पास नहीं होगा, यानी वो अडल्ट कंडीशन की तरफ नहीं जाएगा, उसमें ग्रोथ हार्मोन वगैरह डेवलप नहीं होंगे। लेकिन इन 1/3 of such dwarf, however, only growth hormones are deficient, और अगर सिर्फ ग्रोथ हार्मोन कम हो और जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो कम ना हो, तो फिर वो ड्वार्फ होने के बावजूद वो प्यूबर्टी की एज में चला जाएगा और सेक्स ऑर्गन्स के डेवलप हो जाएंगे। हेड एंड ट्रीटमेंट, बेसिकली ट्रीटमेंट हमारा शोबा नहीं है, लेकिन बहरहाल हार्मोन्स जिस चीज़ की डेफिशिएंसी हो वो दे के, अगर वो जेनेटिक है तो उस सूरत में, अगर वो स्मर्ट स्पेल्ट नहीं है तो फिर उसको देने से फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका वो है जी, और ये कुछ एक्सपेरिमेंट है, इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म इन द अडल्ट कंडीशन के अंदर हाइपोपिट्यूटरिज्म। बंदा अडल्ट बन चुका है, प्यूबर्टी को क्रॉस कर, अडल्ट का मतलब होता है बंदा प्यूबर्टी 13, 14, 15 इयर्स एज से गुजर चुका हुआ है और अडल्ट ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन डेवलप हो चुके हुए हैं। अब अगर इस कंडीशन में आ चुका हो गया और अब उसमें ये हो गया है, तो फिर क्या होगा? इसकी मुख्तलिफ हो सकती हैं जी। ये लफ्ज़ है जी ट्यूमरस, यानी ट्यूमर के रिजल्ट के तौर पर ऐसा हो सकता है। एक दूसरा है जी क्रेनियो फेरेंजियोमस और क्रोमोफोब ट्यूमर्स, जो कि अफेक्ट कर सकती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये सब के सब डिजीज कंडीशन है, हमें सिर्फ इसी हद तक इसके आगे इसका इफेक्ट क्या हो। नंबर 1 चेक कीजिए, इसका एक इफेक्ट निकलेगा हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड काम करना कम कर देगा। डिप्रेस प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एड्रेनल ग्लैंड से ये कम पैदा होने शुरू हो जाएंगे। सुप्रेसिशन ऑफ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, ये सेक्स हार्मोन जो हैं उनके नाम से आपको पहले से, वो कम पैदा होंगे। और पिक्चर इज दैट लिथार्जिक, जो बंदा है वो वाला लिथार्जिक, सुस्त हो जाएगा इस हार्मोन की कमी से। और गेनिंग वेट, वजन ज़्यादा नशर हो जाएगा, चूँकि उसमें फैट मोबिलाइजेशन बाई ग्रोथ एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स वगैरह नहीं रहेंगे। और इसके अलावा लॉस्ट ऑल सेक्सुअल फंक्शंस, ये सब की सब चीज़ें उसकी डिरेंज हो जाएंगी, मुतासर हो जाएंगी इन सब चीज़ों की वजह से। नेक्स्ट में आ जाइए जी, हेडिंग है जी जिगेंटिज्म, ब्योहैकल, आलम चन्ना और नसीर सोमर, पाकिस्तान के रेफरेंस से दो बहुत मशहूर नाम, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। हाइट और वेट के लिहाज से बहुत लंबे हो गए, और रीजन है जी हार्मोन का बहुत ज़्यादा पैदा हो जाना। यहाँ लफ्ज़ है जी एसिडोफिलिक ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स एंटीपिट्यूटरी के ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ट्यूमर डेवलप हो सकती है वहाँ पे भी, और उसमें ये हार्मोन ज़्यादा पैदा शुरू होते हैं। ये कंडीशन जिगेंटिज्म जो है अफराद पैदा हो जाएगी। 8 फीट टॉल या इससे भी ज़्यादा हाइट हो सकती है, क्योंकि लॉन्ग बोन्स खासतौर पर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। और ये लफ्ज़ है जी बिफोर द एपिफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन्स हैव बिकम फ्यूज्ड विद द शाफ्ट। एपिफाइसिस डायफाइसिस क्या होते हैं, ये आप ऑलरेडी किसी और स्पेक्ट्रम में जहाँ पे आपने स्केलेटन को पढ़ा है वहाँ पे पढ़ चुके हो जी। सेकंड है दे हैव हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं ओवर एक्टिव होने की वजह से। और इसके अंदर तकरीबन 10% जॉइंट्स में डायबिटीज मेलाइटिस जो है डेवलप हो जाती है। इसके अलावा ट्यूमर का जिक्र पहले से हो चुका है। जनरल डेफिशिएंसी हार्मोन्स की जी, ये इतना हमें जरूरत नहीं है जी, ये चूंकि बाकी जो कुछ दिया हुआ है रिमूवल और ट्रीटमेंट के रेफरेंस है, जो कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे वो दो तस्वीरें हैं जी, देखिए एक्रोमेगल जी, अभी हमने पढ़ना है इसको, ये हेडिंग हमारा अगला टॉपिक आ रहा है जी, एक्रोमेगल। ये तस्वीर आपने देख ली है, ये पेशेंट 1 है, ये 2 है,
एक फ्रंट से दिखाया हुआ है और एक साइड से, चूंकि ये एनक लगाई, बल्कि ये इस पे इसलिए लगा दिया गया ताकि बंदे को पहचाना जा सके। बहरहाल उसके बावजूद बारह की बहुत पहले की ली गई तस्वीरें हमें, और ये ब्लैक एंड वाइट है, पहचान के निशान नहीं है। ये जो डिजीज, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के रखना चाहिए। अगर बंदा अडल्ट बन चुका हुआ है और फिर उसमें वो ट्यूमर पैदा हो गई है एंटीपिट्यूटरी के सेल्स में, इसके नतीजे के तौर पर अब चूंकि बंदा अडल्ट बन चुका है, उसका मतलब है उसकी जो लॉन्ग बोन्स के एपिफाइसिस शॉर्ट से मिल चुके हैं, अब लॉन्ग बोन्स फर्दर ग्रो नहीं कर सकती हैं, लेकिन बाकी बोन्स के ऊपर ये शर्त नहीं है। बंदा लंबा नहीं होगा, लेकिन बोन मोटी होना शुरू हो जाएंगी। सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं वो कंटिन्यू टू ग्रो करती रहेंगी। इसके नतीजे के तौर पर तस्वीर आपने देख ली है, डिजीज कंडीशन एक्रोमेगाली। इसमें हैंड्स की बोन्स, फीट की बोन और मेम्ब्रेनस बोन जो कि उसकी स्कल वगैरह की बोन्स हैं, क्रेनियम की बोन्स हैं, कंधे की हड्डियां हैं, पेशानी की हड्डियां हैं, सुप्रो ऑर्बिटल रिजेस, आंख के ऊपर जो रिज है, ये सब की सब, जॉ बोन्स और वर्टिब्री के कुछ हिस्से, ये सब के सब बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि इनमें वो एपिफाइसिस मौजूद नहीं होता जो लॉन्ग बोन्स के अंदर होता है, और ये वेट भी और मोटी हो जाती है बोन सारी की सारी। चेहरे में क्या चेंज आई है वो आपने देख ली हुई है, और इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, ये वर्डिंग है जी। Lower jaw protrude forward sometimes as much as half an inch, and the forehead slants forward because of the excess development of the supraorbital ridges. पेशानी में आंखों के पास और थोड़ी, ये दोनों चीजें बाहर को निकल आती हैं। ये है जी स्पेसिफिसिटीज जी। इसमें क्या कहा जी, पाँव का साइज 14 नंबर का जूता चाहिए। 14 नंबर का जूता खुद सोचना कितना बड़ा होता है, मार्केट में 10 नंबर का जूता नहीं मिलता है, 14 नंबर का रकम को स्पेशल बनवाना पड़ेगा। यहाँ पे एक और लफ्ज़ आ गया जी, ये लफ्ज़ आपने शायद पढ़ा हो, काइफोसिस। आप सबसे वाकई में पहले से नहीं, किसी हद तक, टाइम भी खत्म होने वाला, याद रखिएगा। उर्दू में इसको कहते हैं जी कुबड़ा, अगर आप इससे वाकिफ हैं। इंग्लिश का लफ्ज़ है हंच्ड बैक। ये कंडीशन में भी डेवलप हो जाती है मोरों के अंदर। इसके अलावा किडनीज भी मुतासर होते हैं, बड़े हो जाते हैं, टंग लिवर वगैरह भी मुतासर होते हैं। अब ये तो थी सिचुएशन कि इसमें होता क्या है, लेकिन आगे इसने पॉसिबल रोल ऑफ डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन काजिंग एजिंग। एजिंग के साथ साथ भी ये हार्मोन कम मिकदार में पैदा होता है, और एजिंग में बंदे पे जो असर पड़ता है उसने यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आपने समराइज करना है, ढूंढ सिर्फ काम की चीजें ढूंढनी है उसमें से। फर्ज कीजिए बंदा 50 साल की उम्र है, ग्रोथ हार्मोन में कई साल से इसमें अपीयर नहीं हो रहा, एक बंदा 65 साल का है। ये तो इंट्रोडक्शन ही है सिर्फ जी। अब बॉडी में कुछ जगह पे उसमें फैट जमाना शुरू हो जाएगी, अगर बंदा एक्टिव नहीं होगा तो फैट जमाना शुरू हो जाएगी। कुछ जगहों पे सेकंड, बाद जगहों पे स्किन रिंकल होना शुरू हो जाएगी, और बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स और मसल वगैरह अपना काम करना कम कर देंगे। ये इसके बहुत से असरात पैदा हो सकते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा कम हो चुका होगा। ये इसमें ये बंदों की तस्वीरें दिखाई है, लेकिन ये बात को बहुत उतनी क्लियर नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। ये इसने अमाउंट दी गई है एज के साथ साथ 5 to 20, 20 to 40, 40 to 70। देख लीजिए टाइम के साथ साथ हार्मोन की मिकदार किस तरह से कम हो रही है, ये एजिंग का साथ शो कर जी। यहाँ पे टॉप इसके साथ ही जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी के लिहाज से जो कुछ आपकी बुक ने दिया था, इसने सिर्फ सोमेटोट्रोपिक ग्रोथ हार्मोन को डिस्कस किया है। बाकी हार्मोन्स गालिबन इसने हर चैप्टर के साथ साथ जहाँ वो डिसीज को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे ग्रोट्रोपिन्स हैं वो सेक्स हार्मोन का डिस्कस किए गए होंगे, और टीएसएच जो है वो थायराइड के साथ, और ऑनवर्ड बाकी सब हार्मोन्स को उसी तरतीब से डिस्कस किया गया होगा। यहाँ पे आगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड शुरू हो रहा है। हमारा आज के लिए टॉपिक कंप्लीट हुआ यहाँ तक। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। If you have any question, you can ask questions. ये जो पीछे लफ्ज़ आते हैं जी, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये उनकी तस्वीरें हैं जो कि सिक्रीट यहाँ कर रहे हैं, प्रोड्यूस यहाँ कर रहे हैं, और वो इफेक्ट यहाँ से निकलेंगे ट्रांसपोर्ट होने के बाद जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? नो क्वेश्चन।
तो ये बता दीजिए कि जो चैप्टर मैडम अक्सर ने शुरू किया था वो कहाँ तक पहुंचा है, कितने पेज हो गए हैं उसके, कितने लेक्चर हो गए हैं और पेजेस कितने हो गए हैं, ये बता दीजिए मुझे, ताकि फिर अगर हो सके तो फिर मैं सर हमारा नेगेटिव फीडबैक वाला टॉपिक था, शुरू हुआ उस दिन से बाद लेक्चर नहीं था। उसके बाद लेक्चर नहीं, लेकिन मैंने यही तो पूछा ना कि कितने पीरियड हुए हैं टोटल अब तक और कितने चैप्टर का कितना हिस्सा हो चुका हुआ है। सर चैप्टर तो अभी हाफ भी नहीं हुआ, लेक्चर्स याद नहीं है कितने हो गए हैं।